हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के। और आज जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए। देखो, सोशल साइंस की इस तरह की सीरीज़ मैंने पहले भी आपकी स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें हमने डिस्कस किए थे दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के जो क्वेश्चंस थे। लेकिन अभी जो आपके लेटेस्ट सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं ऑनलाइन, उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम इस सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन पेपर मुझको मिल पाएंगे रिस्पॉन्स शीट के थ्रू, तो मैं उसके थ्रू आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि वेबसाइट पर तो अभी ये प्रीवियस ईयर अवेलेबल है नहीं। अब आप लोगों की डिमांड थी कि मैं सॉल्व करवाऊँ इस वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देखो, एक दो क्वेश्चन पेपर मुझे मिले हैं, रिस्पॉन्स शीट मिली हैं, उसके थ्रू जितना हो पाएगा उतना मैं करा दूंगी। बाकी अगर आपको भी कहीं से किसी की रिस्पॉन्स शीट मिलती है पुरानी 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे दिसंबर 2022 के और 23 में, तो वो मुझे ज़रूर अवेलेबल कराएं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। ये वाली सीरीज़ आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। साथ ही साथ हम अभी कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी सोशल साइंस के लिए स्पेशली स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी साथ साथ, बाकी काम के साथ साथ भी। तो प्रैक्टिस सीरीज़ से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम दिया था उस प्रैक्टिस सीरीज़ से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो इस बार भी मैं वैसे ही करवाने वाली हूँ, और जिससे आपको जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा चीज़ों में। तो विद एक्सप्लेनेशन ये सीरीज़ हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्लासेस की अपडेट्स के लिए। तो आपके आसपास अगर कोई और भी है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियोस जरूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चंस अभी मैं 10 ही लूँगी इस वाली सीरीज़ में। इसके बाद मैं टोटल 60 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है ये सोशल साइंस का, उसको कंपाइल करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आप चाहें तो रेगुलर ऐसे देख सकते हैं, तो चाहे तो आप उसको एक ही दिन देख लें, तो एक दिन थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे भी देखते रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले, किन शहरों में चांदी के फूलदान के ढक्कन से कपड़े के टुकड़े मिले थे? तो यहाँ पर आपको वो शहर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में मिला था ये जो एविडेंस है वो। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के जो शहर हैं, इनसे सब ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं और काफ़ी फेमस ये शहर हैं। और ये जो बाकी आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये भी काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं तो जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए एविडेंसेस हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कभी कभी पूछा जाता है कि कपास की खेती कहाँ होती थी, तो ये होती थी मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले। आपको हिस्ट्री में लगभग ही टाइम दिया जाएगा, एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं कहेंगे कि इस टाइम में ऐसा हुआ था, हमेशा लगभग या संभवतः लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष है ना, ये ध्यान रखना, एक साथ लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। कपड़े के टुकड़े के जो अवशेष है ना, वो एक तो चांदी के फूलदान के ढक्कन के साथ और कुछ तांबे की वस्तु से चिपके हुए ये मिले हैं, कपड़े के जो टुकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज से, देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो लिपि आपको पता ही है, स्क्रिप्ट, जिसमें कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ब्राह्मी। तो जो ये भारतीय लिपियाँ हैं देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी, इनका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका जो है एक तरह से प्रूफ भी देख लेते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। देखो यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये कहा गया है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में, सैकड़ों मतलब 100 वर्षों को बोला जाता है सैकड़ों, ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे ए अक्षर जो है वो अलग अलग भाषा की लिपि में लिखा गया है। देखो, देवनागरी लिपि जिसमें कि हिंदी हमारी लिखी जाती है, उसमें ए अक्षर देखो,
और बाकी में देखो आरंभिक ब्राह्मी में ये इस तरह से लिखा जाता था, बांग्ला में ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जो कि सिमिलर है देवनागरी लिपि से। और देखो ब्राह्मी लिपि से ये सिमिलर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है इन सभी लैंग्वेजेस, इन लिपियों की। तो ये आरंभिक ब्राह्मी थी। इससे देखो देवनागरी कितनी मिलती जुलती है, बांग्ला भी मिलती जुलती है, मलयालम भी और तमिल भी। तो लगभग इसी तरह से रेखाएं जो हैं खींची गई हैं, जिस तरह से यहाँ पर आरंभिक ब्राह्मी में ये अक्षर बनाया जाता था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इनमें आ गया बाकी लिपियों में। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। पहले आ जाएगा पहला ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है, उसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक और फिर आ जाएगा खिज्र खां। देखो इनको देख लेते हैं क्रम इनका। अगर हम दिल्ली के सुल्तानों की बात करें तो पहले यहाँ पर देखो राजपूत वंश था सबसे पहले, उसके बाद जो है आपका ये तोमर वंश में अनंगपाल था जो फेमस रूलर था, और यहाँ टाइम पीरियड भी आप इनका देख सकते हो। फिर आया चौहान वंश में देखो जो फेमस रूलर है ना, उनके ही नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान इसमें फेमस रूलर थे। प्रारंभिक तुर्की शासक जो हैं उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। देखो यहाँ पर आप देखोगे सीक्वेंस अगर, तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा सीक्वेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो गयासुद्दीन बलबन फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा सीक्वेंस में। उसके बाद बाकी देखें तो खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी डायनेस्टी में जो फेमस रूलर रहे हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसका हमसे सीक्वेंस पूछा था, तो ये सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। फिर तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी में खिज्र खां आ जाएगा, और फिर लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। तो इस तरह से जो है इसका सीक्वेंस लग जाएगा। इसका सीक्वेंस देखो बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस इसका याद कर लेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, एक तरफ राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दी गई हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे मिला सकते हो, ए को दूसरे से मिला देंगे, बाण भट्ट हर्षचरित्र और अश्वघोष को मिला देंगे हम बुद्ध चरित्र से। हरिसेन को हम मिला देंगे किससे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इसने लिखी थी, और रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, और ये जो इनकी रचनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। जो स्टार्टिंग की जो दो रचनाएं हैं वो तो ईजी हैं, वो तो आपको बस ऐसी याद रखनी है। बाकी जो प्रशस्तियां हैं उनको देख लेते हैं। देखो प्रशस्तियां क्या बताती हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। अभी देखा जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो रूलर्स थे इतने पुराने टाइम में थे, ये हमें कैसे पता चलता है, तो वही जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ते हो कि भाई कभी अभिलेखों से इनके बारे में पता चलता है, कुछ किताबें लिखी गई थी उनसे पता चलता है, पांडुलिपियों से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है, अभिलेख से, जो कि अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा की गई थी, एक काव्य के रूप में की गई थी। तो और ये जो रचना की गई थी ना, इसको हम कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि ये एक संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। देखो आपको ज़्यादातर ये प्रशस्ति शब्द सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो राजा के दरबार में रहते थे ना, तो वो राजा की प्रशंसा लिखा करते थे, उसको ही कहते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। पहले भी था, मतलब इतनी चर्चा में नहीं थी पहले, लेकिन गुप्त काल में ज़्यादा बढ़ गया इनका महत्व। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात करें तो कवि ने इसमें, जो हरिसेन कवि है इसने लिखी है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा जो युद्धों को जीतता है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। इसमें आपको अतिशोक्ति भी मिल सकती है, मतलब प्रशंसा इतनी ज़्यादा ये करते हैं कि हद से ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी, और उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। देखो ईश्वर के बराबर बता दिया तो अतिशोक्ति हुई ना, किसी भी इंसान को अगर ईश्वर के तुल्य अगर आप बताते हो तो वो अतिशोक्ति हो जाती है, मतलब ज़्यादा। ये क्योंकि उसके दरबार में होते थे, तो कभी कभी ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि हो सकता है ये उनसे प्रभावित होकर के उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखते भी हो सकते हैं।
अब दूसरी जो प्रशस्ति थी हमारी पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है वो लिखी किसने? रवि कीर्ति ने। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। जो प्रशस्ति उन्होंने लिखी है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। वैसे तो इसमें प्रशंसा भी की गई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये कंटेंट हो जाता है, मैंने इसमें लिमिटेड लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगही या फिर मगधी जो लैंग्वेज है किस भाषा का रूप है? वैसे एक तरह से बोली के रूप में इसे माना जाता है मगधी को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का रूप है मगधी। मगही भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवन्ना द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट सिर्फ इसमें सही है कि ये तमिल भक्ति आंदोलन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बसवन्ना का जो वीर शैववाद था, तो वीर शैववाद जो था बसवन्ना का, इसमें इसके अंतर्गत ही जो ये वीर शैव मूवमेंट है वो चला गया था। और ये कई लोगों ने शुरू किया था, जैसे कि बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। देखो इसमें स्टेट भी पूछा जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कर्नाटक से। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ये मतलब समानता की वकालत करते थे, वह सभी व्यक्तियों को समान मानने के पक्ष में थे ये। और जो नारी के प्रति व्यवहार आपको पता है पहले अच्छा नहीं होता था, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क ये प्रस्तुत करते हैं। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को अपने प्रतियोगिता के रूप में देखा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, नील, इंडिगो को। वोड जो है ना, कलर करने के लिए ही यूज़ होता था, नील की तरह, इंडिगो की तरह। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इंडियन जो इंडिगो था, नील जो था, भारतीय नील, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नील का जो पौधा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। अब क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन नील का होता था, इंडिगो का। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो नील का कलर था ना वो एकदम रिच ब्लू आता था, बहुत बढ़िया ब्लू कलर आता था। अभी मैं दिखाऊंगी कैसा था। तो उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। अब डिमांड थी ज़्यादा, मात्रा थोड़ी पहुंचती थी यूरोपीय बाज़ार में, तो उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, कीमत भी ज़्यादा थी। अब देखो जब कोई चीज़ कम मिलती है हमें, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिससे कम लोग ले पाएँ। तो इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये वोड एक तरह से हम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं नील का। तो वोड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। अब क्योंकि जो ये यूरोप है ये शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था वोड जो प्लांट था। तो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, वोड नाम का जो पौधा था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चल रहा है वोड का और नील का। वोड जो है उनके कंट्री में अवेलेबल है और नील जो है वहाँ पर अवेलेबल है नहीं, वो भारत से मंगाया जाता था। कम क्वांटिटी में आता था, महंगा होता था। तो नील के साथ कंपटीशन चलता रहता था वोड का। तो वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, कि भाई जो जितना थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना उस पर भी पाबंदी लगा दो, जिससे कि हमारा जो वोड है उसका कुछ डिमांड बढ़े। तो ये थी, और इसके बारे में और भी जानकारी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इंडिगो से जो कलर मिल रहा है, ये रिच ब्लू कलर मिल रहा है, देखो कितना अच्छा कलर मिल रहा है। और ये प्लांट होता है इसका इंडिगो का, ये है वोड प्लांट। इससे जो रंग मिलता था ब्लू कलर, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता था इंडिगो के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पर सही स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं।
स्टेटमेंट है, आधुनिक सभ्यता को भारत में लाने वाले ब्रिटिश शासन की छवि को डैनियल्स के चित्रों में शक्तिशाली रूप से बल दिया गया है। डैनियल्स जो है ये पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें कि दिखाया जाता है कि भारत में जो है आधुनिक सभ्यता ब्रिटिश शासन के द्वारा लाई गई। डैनियल्स ने अपने सुरम्य प्रदर्शित चित्रों में भारत के पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने दिखाया भारत का जो चित्र है, भारत का जो जीवन था वो पारंपरिक जीवन दिखाया, ट्रेडिशनल लाइफ, और चेंजलेस है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और मॉडर्न लाइफ नहीं है, और इसके अलावा गतिहीन है, मोशनलेस है। जैसे कहते हैं ना किसी की लाइफ रुक जाती है, तो मतलब भारत के लोगों को इन्होंने कुछ ऐसा पिक्चराइज किया कि यहाँ के लोगों में क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से इन्होंने चित्रित किया। आधुनिक सभ्यता जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा आई थी यहाँ पर, इनका ऐसा मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों के बारे में स्टेटमेंट पढ़ें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बी एक्सप्लेन्स ए और बी दोनों ही सही हैं, और बी जो ए को एक्सप्लेन सही से कर रहा है कि गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे, बात सही है। उनका विचार था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा कर दी। औपनिवेशिक शिक्षा जो है होती है, औपनिवेशिक मतलब क्या है, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल था वो टाइम को हम कहते हैं औपनिवेशिक काल। अब उस टाइम में जो शिक्षा थी उसको कहेंगे औपनिवेशिक शिक्षा। तो जो बाहर की जो शिक्षा थी ना, स्पेशली अंग्रेजी की हम बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा था उनके रहने से, तो ये मानते थे कि वो शिक्षा जो है सही नहीं है, पश्चिमी शिक्षा उसको कहा जाता था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। महात्मा गांधी ने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, उनको एक तरह से इन्फीरियर बना दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं यहाँ के कल्चर से। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है, और उन्होंने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर गलत प्रभाव डाला है, ऐसा इनका मानना था। तो गांधी जी मानते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, तो अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। ऐसा मानना था कि जो भारतीय हैं वो अपना कल्चर भूल करके पश्चिमी जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं, उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। अब क्योंकि अपना कल्चर छोड़कर जब दूसरा कल्चर अपना रहे हैं, तो इनका ये मानना था कि अपनी ही भूमि पर ये अजनबी बन रहे हैं भारत के लोग। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले कह सकते हैं, या फिर और भाषाएं भी हो सकती हैं उसमें, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, जो अपने कल्चर से प्यार नहीं करते, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, भाई अपने लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है ये भूल चुके थे, इनका ये मानना था। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इनका मानना था कि भाई ओरल जो है ना वो इसमें नहीं होती एजुकेशन, मतलब मौखिक ज्ञान नहीं होता इसमें, लिखना और पढ़ना ही होता है सिर्फ। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यापारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। इनका मानना था कि भाई पाठ्य पुस्तकों पर ज़्यादा ये जोर देते हैं, जो लाइफ में हमारी चीज़ काम आएगी ना, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होंगे उन पर ये कम ध्यान देते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा एक तरह से जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी नहीं मिलती इससे। उनकी राय में पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। मतलब कि आप पढ़ना लिखना सीख गए उसको शिक्षा नहीं कहेंगे। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे, ऐसा मानना था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल को विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, बंगाली राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने और लोगों को विभाजित करने के लिए। जबकि इन्होंने रीज़न दूसरा दिया था, देख लेते हैं क्या रीज़न दिया था इन्होंने। देखो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन किस तरह किया गया? बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे, जो कि इन्होंने अलग कर दिए। अब तो अलग अलग स्टेट्स बन चुके हैं। तो अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, जो कि सही नहीं था। इनका मानना था कि भाई जो एरिया है वो ज़्यादा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो प्रशासन अच्छे से चलेगा। तो जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, मतलब इनका खुद का फ़ायदा जुड़ा था इससे, ना कि प्रशासन
में कोई दिक्कत आ रही थी। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। जनता बट जाएगी तो एकता खत्म हो जाएगी लोगों की और हमारा जो है काम आसान हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। तो मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी, हम कहेंगे वही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो जो दोनों दलों के जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने इसका विरोध किया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने विरोध किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, मतलब इसका विरोध किया गया जनसभाएं और जुलूस निकाल करके। तो इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि देखो लोग इसके पक्ष में थे नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया लोगों ने, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार कर दिया कि भाई हम विदेशी वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो ये आंदोलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, सबसे ज़्यादा पावरफुल था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से हम बात करें, पूछा जाता है कभी कभी वंदे मातरम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे स्वदेशी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो शेयर ज़रूर कर लें, शेयर बहुत ज़रूरी है। लास्ट सीटेट में भी बहुत लोग मुझसे कहते थे कि हमें ये चैनल बहुत लेट मिला, नहीं मिल पाया, जिससे हेल्प हो जाती उनकी। और लगभग 10-10 दिनों में भी लोगों ने एग्ज़ाम यहाँ से पढ़ करके क्लियर किया है मैराथन वीडियोज़ से, और चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ करके बहुत बेहतर तैयारी हुई है। और मैं तो कहूँगी इस बार तो 60 का हमारा जो है टारगेट रहेगा, 60 फुल मार्क्स आप लेकर के आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।